नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, आज हम सब बात करेंगे कोल्ड वार यानी शीत युद्ध एवं उसी शीत युद्ध के दौरान घटित एक बहुत बड़ी घटना जिसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। आज इस दोनों टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोल्ड वार क्या थी एवं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आखिर इतनी फेमस क्यों थी। दोस्तों, हम सब जिस तरह से जानते हैं कि हमारा विश्व जो है वो प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध जैसे महान रक्तपात को झेला है एवं इसमें कई अनजान नागरिकों की जान गई है, कई सैनिकों की जान गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कोल्ड वार। सबसे पहले बात करते हैं कि शीत युद्ध जो था वो आखिर था क्या। तो हम लोग देखें कि जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ या सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ये दोनों में क्या था कि बंदूक से, अस्त्र से, आर्म से, मतलब शस्त्र से लड़ाई होते थे। लेकिन शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें शस्त्रों का यूज नहीं किया गया बल्कि एक मनोवैज्ञानिक शस्त्र का यूज किया गया था एवं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना। अब विश्व चूंकि दो बड़े शक्तियों में, महाशक्तियों में बटा हुआ था, उस समय दो महाशक्तियां अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, बात बात में एक दूसरे के ऊपर नजर रखना, बात बात में एक दूसरे से टसन रखना, तो ऐसे में क्या था कि पूरा विश्व ऐसा लग रहा था जैसे दो भागों में बट सा गया हो। तो इस तरह से देखते हैं, द कोल्ड वार was a period of ideological and जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। ये एक ऐसा एरा था जब सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक टेंशन था। वो कैसा था? वो वैचारिक मतभेद था, वो जियोपॉलिटिकल मतभेद था। आइडियोलॉजिकल इसलिए था क्योंकि उधर कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और इधर कैपिटलिज्म को पूरी तरह अपोज कर रहा था यूएसएसआर, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग। तो इस तरह से देखते हैं कि चूंकि दोनों का विचारधाराएं अलग थी, दोनों का मानना अलग था, एक व्यक्तिवादी था तो दूसरा समाजवादी था, तो इस तरह से दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल युद्ध थी, आइडियोलॉजिकल जीत की प्रयास की जा रही थी कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है, इस बात को लेकर। इसके बाद देखते हैं, दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो अराइजेस बिटवीन द एलाइज ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। यहाँ पे क्या है ना कि दो ब्लॉक्स बन गए थे वर्ल्ड में, एक ईस्टर्न यानी कि एक ऐसे समूह हो गए थे जो रसिया के साथ थे और एक ऐसे समूह थे जो यूएसए के साथ थे। तो जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो लोगों ने मिलकर एक अपना संस्था बनाया था जिसको हम लोग वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। जो वेस्टर्न था वो अमेरिका, वो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्था का गठन 1949 में कर चुका था। तो ये दोनों का जो मूल मकसद था वो यही था कि आई एम द बेस्ट, इस बात को प्रूफ करना। इसके बाद देखते हैं, द टर्म कोल्ड वार वॉज फर्स्ट यूज बाई बर्नार्ड बारूच। मतलब बर्नार्ड बारूच जो है वो पहली बार इसका उपयोग किए थे। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डाला है। अब है द पीरियड ऑफ कोल्ड वार जनरली कंसिडर्ड बिटवीन ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ये कब से कब तक माना जाता है? तो ये मेनली ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो 1947 में हुआ था, जब वहाँ के ट्रूमैन राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, वो एक कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सबको क्या करे, अपना योगदान दें, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छे से अच्छे विकास हो, ऐसा वो बात कर रहे थे ताकि उनका अपना आइडियोलॉजी, अपना प्रचार, अपना वर्चस्व स्थापित हो। और इधर देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जब 1991 में सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का डिसोल्यूशन होता है, उसके पहले तक ये पूरा कोल्ड वार का एरा हमारे पास रहता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये मैप में के माध्यम से समझते हैं कि आप देख रहे होंगे इधर जो येलो जोन है ये क्या है, ये पूरा का पूरा वो फर्स्ट वर्ल्ड है, यानी कि यूएसए समर्थित देश थे। इधर में जो रेड है वो क्या है, यूएसएसआर समर्थित, जिसमें रसिया जो है वो की रोल प्ले कर रहा था। यानी कि वर्ल्ड जो है वो दो भागों में थे। लेकिन आप देख रहे होंगे नीचे में एक ग्रीन है, ग्रीन का अर्थ ये है ये वो सारे देश थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और वो इंडिपेंडेंस पाने के बाद किसी दोनों की एक के तरफ जाने की मूड में नहीं थे। यानी कि हमारा भारत भी अगर देखे तो इन्हीं में से एक था। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो ये तुरंत ये नहीं चाहा कि हम या तो पूरी तरह रसिया को सपोर्ट करें या तो पूरी तरह अमेरिका को सपोर्ट करे। तो ठीक ऐसी स्थिति थी। यानी वर्ल्ड जो अगर देखा जाए तो एक यूएसएसआर, दूसरा जो है वो अमेरिका
और तीसरा जो है थर्ड वर्ल्ड, यानी कि जो मिलकर बाद में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी मूवमेंट चलाए थे। इसके बाद देखते हैं द स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस वाज एक्सप्रेस्ड बाय इनडायरेक्ट मीन्स। मतलब ये जो स्ट्रगल थी वो इनडायरेक्ट मीन्स से चलाए जाते थे। मतलब वॉर जो थी वो इनडायरेक्ट मीन्स थी। वो कैसे थी? सबसे पहले देखें साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल मतलब एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करना। जैसे आपने अगर देखा होगा तो रसिया कई बार यूएसए के खिलाफ हमारा यूएनओ में वीटो का प्रयोग कर चुका है। इसके बाद देखते हैं प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, एक दूसरे में मतभेद फैलाना, एक दूसरे को लेकर दूसरे देशों के बीच में शक पैदा करना। इसके बाद एपिस्नोज मतलब सपोर्ट नहीं करना। फॉर रीचिंग एम्बार्गोज, एम्बार्गोज मतलब होता है कि वर्ल्ड में अपनी सेनाएं हर जगह फैला देना। इसके बाद देखते हैं रिवॉल्वरी एट स्पोर्ट्स इवेंट्स, मतलब कई बार ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, वहां पर भी झगड़े, वहां पर भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, ऐसी बातें हो रही थी। साथ ही में टेक्नोलॉजिकल न्यूक्लियर कंपटीशन, आपने देखा होगा कि कई सारे साल्ट वन, साल्ट टू, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, एनपीटी, सीटीबीटी जैसी बड़ी बड़ी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। किस बात को लेकर? डिसआर्मामेंट को लेकर, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने को लेकर। तो इस देखते हैं कि यूएसएसआर एक तरफ ये कोशिश कर रहा था कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हो, और यही रेस में अमेरिका भी दूसरी तरफ लगा हुआ था। और तीसरी बात, कंपटीशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि दोनों ही स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपनी वर्चस्व बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सजग थे, पूरी तरह से तैयार थे। तो फाइनली क्या होता है, ये जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर दिसंबर 1991 में हो जाता है। अब है द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज लेफ्ट एज द वर्ल्ड ओनली सुपर पावर, यानी जिस तरह से पूरा विश्व जो है वो पहले दो सुपर पावर में बट गया था, अब जब यूएसएसआर का विघटन 1991 में हो गया, अब पूरा विश्व जो है वो यूनिपोलर बन चुका था। अब ऐसा माना जा रहा था जो विश्व की सारी शक्तियां हैं वो यूएसए में निहित हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कोल्ड वॉर क्या है, लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसी वॉर थी, कैसी क्या होती थी, मतलब इसमें सिचुएशन क्या थी। यानी उसकी एक हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के माध्यम से एक केस स्टडी करते हैं। दोस्तों ये कहानी है सन 1961 की, जब यूएसएसआर के लीडर जो है वो क्या बात करते हैं कि क्यूबा जो यूएसएसआर के समर्थित देश है, यानी जो सोवियत यूनियन के साथ है, वो चूंकि अमेरिका के काफ़ी क्लोज है, तो इन लोगों के मन में एक डर बैठता है कि कहीं क्यूबा के ऊपर अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित ना कर ले। तो इसी बात को लेकर ये होता है इन April 1961, the leaders of the USSR were worried that the United States of America would invade communist-ruled Cuba and overthrow President Fidel Castro। मतलब फेडरल कैस्ट्रो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यूएसएसआर के मन में ये डर बैठा था कि कहीं अमेरिका जो है इसे हटाकर और वहाँ अपना डेमोक्रेसी, अपना लिबरलिज्म का मुहर वहां ना लगा दे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है फिडेल कैस्ट्रो जो उस समय क्यूबा के क्या थे, उस समय क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। तो अब देखते हैं हम लोग, क्यूबा वॉज एन एले ऑफ यूएसएसआर। क्यूबा जो है वो यूएसएसआर का एक एले है, मतलब साथी रहता है। एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड। यहाँ पे दोनों है, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिक सहयोग एवं फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट मतलब यूएसएसआर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो लोगों की पैसा, जो लोगों का समर्थन जिस देश से मिलेगा वो उन्हीं लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से क्यूबा जो था वो एक तरह से कह सकते हैं यूएसएसआर का काफ़ी गहरा दोस्त था। लेकिन क्या होता है, in 1962 USSR placed nuclear missiles and decided to convert Cuba into Russian base। मतलब जिस तरह से डर बैठ गया था यूएसएसआर के बीच में, तो यूएसएसआर ने सोचा, सोवियत यूनियन ने सोचा कि अब हम लोग क्या करना चाहिए, बड़ी संख्या में मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स क्या करना चाहिए, हमें क्यूबा में रखना चाहिए, ताकि अगर वैसा स्थिति आए तो उसे हम लोग कंट्रोल कर सके। अब ये बात जो है वो सीक्रेटली क्या होता है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एफ कैनेडी, उनको पता चल जाता है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है। तो अगर आप सोचिए, अगर कोई और राष्ट्रपति होते या कोई और होते तो क्या करते? ये भी हो सकता था पॉसिबल कि सनक में आकर उधर से प्रेसिडेंट कैनेडी भी क्या करते कि उधर से न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैयारी करते। लेकिन अगर वैसा करते तो वापस से विश्व एक भयावह स्थिति में, भयावह रक्तपात की स्थिति में वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चला जाता। लेकिन जो
जॉन एफ कैनेडी है वो ऐसी स्टेप नहीं लिए, बल्कि इसके साथ वो क्या लिए चलिए उसको देखते हैं। दे वेयर अवेयर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट माइट लीड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी वे इस बात को समझ रहे थे कि अगर थोड़ा सा दोनों तरफ से एक छोटी सी भी गलती हुई तो ये न्यूक्लियर वॉर के रूप में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बदल सकता है। सो दे वर डिटरमाइंड टू गेट ख्रुश्चोव टू रिमूव द मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन। इसलिए अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके हमें एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे यूएसएसआर जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स वहां से अलग कर ले, वहां से हटा ले। तो इस बारे में क्या होता है कि देखिए, ये जो यहाँ पे क्यूबा है, क्यूबा जो है वो काफ़ी अमेरिका के नज़दीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि रसिया अपना मिसाइल्स रखता है। अगर वो मिसाइल्स दागता तो सोचिए यहाँ से न्यूयॉर्क, शिकागो, ये पूरे जो अमेरिकन सिटीज़ हैं वो पूरे के पूरे तबाह हो जाते। इस संदर्भ में जो विश्व के लोग थे उनका क्या रिएक्शन था, वो प्रेसिडेंट कैनेडी से बोल रहे थे आप केयरफुल रहें, पेरिस पीस जो पेरिस समझौता हुआ था उसका पालन करें, न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना करें। साथ ही में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस के प्रति भी एक गुहार लगाई जा रही थी कि वे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जल्द ही सुलझाए। क्योंकि इस समय क्या था, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक असमंजस की स्थिति में था कि आखिर आगे क्या होगा, ऐसा अनजाना सा, अनचाहा सा। क्योंकि छोटी सी गलती जो है वो पूरे विश्व को वापस से एक भयावह युद्ध में धकेल सकती थी। इसके बाद देखते हैं कि कैनेडी जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, वो ऑर्डर अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरप्रेट एनी सोवियत शिप हेडिंग क्यूबा एज ए वे ऑफ वार्निंग यूएसएसआर ऑफ इट्स सीरियसनेस। यानी प्रेसिडेंट कैनेडी ये बोलते हैं या अपने सैनिकों को ये आदेश देते हैं कि अगर कोई भी शिप अगर यूएसएसआर की तरफ से इधर आए तो उनको डायरेक्ट खुली वार्निंग दो कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और हमें क्या करना चाहिए, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके, साथ में बात करके इस क्राइसिस को, इस गलतफहमी को हमें सुलझाना चाहिए। हमें साथ में मिलकर इसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व आउट करना चाहिए। तो इस बात को यूएसएसआर और अमेरिका दोनों भली भांति समझ रहे थे कि अगर गलती से युद्ध होता है तो इसमें दोनों को लॉस है, इसमें किसी को भी फायदा नहीं है। तो यही जो है एक बहुत भयावह जो क्लैश था दोनों के बीच में कि क्या होगा, दिस वॉट कैम टू नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसी बात को हम लोग, इसी घटना को हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो आखिर हुआ क्या, इम्पैक्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दिस सस्पेक्टेड क्लैश मेड होल वर्ल्ड नर्वस। तो ये जो सस्पेक्ट था, एक दूसरे के प्रति जो संदेह था, वो पूरे विश्व को क्या किया, एक संदेह में डाल दिया कि आखिर क्या होगा। पूरे विश्व जो है वो नर्वस हो चुकी थी इस समय। देयर वॉज नो ऑर्डिनरी वॉर और डायरेक्ट अटैक। ये एक ऐसा सिचुएशन था जहां ना तो रसिया ना तो यूएसए एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, ऐसा सिचुएशन नहीं था। बल्कि ये क्या होगा इसकी कल्पना कोई नहीं कर रहे थे। ये दोनों जो डिसीजंस है वो यूएसएसआर और अमेरिका के अपने अपने स्टेप्स में, एक एक स्टेप्स में टिका हुआ था। तो बोथ वेयर डिसाइडेड टू अवॉइड वॉर। जब दोनों के बीच में बात हुआ तो ये बात में सहमति बनी कि दोनों जो है वो युद्ध को अवॉइड करेंगे। द सोवियत शिप शॉट डाउन एंड टर्न बैक। इसके बाद क्या हुआ, जो सोवियत शिप आ रहे थे मिसाइल से या न्यूक्लियर वेपन से, उससे क्या किया गया, वो धीरे 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 कम हो गए और टर्न बैक मतलब वापस अपने घर चले गए। तो द वर्ल्ड अवॉइडेड अनदर ग्लोबल वार। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन था जब विश्व जो है वापस से एक रक्तपात की स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जा सकता था, लेकिन सिचुएशन ऐसे दोनों हैंडल किए नहीं मिलके कि ये सिचुएशन सॉल्व आउट हुआ और वर्ल्ड जो है वो अनदर ग्लोबल वॉर से बच गया। तो ये देख सकते हैं कि कैसे शीत युद्ध जो था वो एक भयावह साइकोलॉजिकल वॉर था, एक भयावह सिचुएशनल वार था। तो वापस से क्या किया गया कि एक दूसरे के ऊपर समझौता करके, एक दूसरे से बात करके वापस से इसको सॉल्व आउट किया गया। तो इसी तरह से अनेक और घटनाएं हुई है, जैसे वियतनाम, कोरिया, ये सारी जो घटनाएं हैं वो कोल्ड वार के पीरियड में ही घटित हुई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था वो इस बात पे संकेत देता है कि हम किसी भी मुद्दे को बातचीत से सुलझा सकते हैं, एवं शांति स्थापना के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना काफ़ी आवश्यक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।